मशहूर वैज्ञानिक न्यूटन ने विज्ञान का एक नियम दिया था कि अगर किसी वस्तु को दबाव दिया जाएगा तो वो उतनी ही ताकत से उभरती है। ये नियम शायद राजनीति में भी पूरी तरीके से लागू होता है और इसका सबूत हैं अब्दुल्ला आज़म खान, जो कि रामपुर से यहाँ की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। हमारे बीच हैं, आइए बात करते हैं। आप 2017 में जिस तरीके से चुनाव हुआ था और उसमें 4 बार के यहाँ के विधायक और नवाब खानदान के 5 बार नहीं, स्वार से लगातार 4 बार थे और 5 बार, एक बार इस्तीफा देकर बाई इलेक्शन लड़ा था तो टर्म थे 5। नहीं, माफी चाहूँगा, आप सही कह रहे हैं, एक बार शायद बिलासपुर से रहे जी जी। तो उनको आपने हराया था। उसके बाद जैसे सरकार बदली जी और मुश्किलों का दौर शुरू हुआ आज़म खान साहब के परिवार के और आपके लिए। अब एक बार फिर चुनाव है, आप मैदान में हैं, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, जो वक्त गुजरा 2 से 3 साल, मैंने लोगों से भी कहा और मीडिया ने भी जितनी बार इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा एक बुरा ख्वाब था यह है जो अभी जारी है, क्योंकि वालिद साहब अभी भी जेल में हैं और बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है और जो बहुत वक्त में नहीं सीख पाता वो शायद जेल की उस 8x6 की कोठरी ने सिखा दिया। अब फिर लोगों के बीच है, उन्हें सही और गलत का फ़ैसला मालूम है, वो हमारे किरदार से वाकिफ़ हैं, उनकी अदालत में फ़ैसला रखा है, देखिए 10 मार्च को फ़ैसला करेंगे वो। अच्छा, जैसे चुनाव में आप जा रहे हैं तो अब इस बार आपके ऊपर कई तरीके से जो है वो मैं आपको अभी का बताऊं, लोड की बात नहीं है, मैं अभी स्वार गया था जी ताज़ियत के लिए। बहुत से लोग, क्योंकि मैं 2 साल जेल में रहा और इसी बीच कोविड का तकरीबन 3 वेव, तीसरी वेव जो अभी भी जारी है, 2 वेव में बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया था, उनके गम में शरीक होने गया था। तो 3 बाइक्स आगे पुलिस की और 1 गाड़ी पीछे, और 5 बजे मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि वक्त ख़त्म हो गया। जनाब, मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, तब तो आप मुझसे कहिए। उसका भी टाइम 10 बजे तक है, उसके बाद नाइट कर्फ्यू है। मैं अगर किसी की मौत में, किसी के ताज़ियत में आया हूँ, अपना उसका गम बांटने आया हूँ, तो उसके लिए कौन सा 5 बजे का नियम है? ना तो चुनाव आयोग की ऐसी कोई गाइडलाइन है, ना डोर टू डोर कैंपेन पे ऐसा कोई रोक है। लेकिन अभी हाँ, इस मंडल में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जिनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से वायदा किया है कि वो रामपुर से जीत कर जाएंगे, लेकिन 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उम्मीदवारों के भी भारतीय जनता पार्टी के और उन अधिकारियों के भी अरमान पहले की ही तरह खाक होंगे जैसे पहले चुनावों में होंगे। अच्छा, आपकी ज़मानत हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन क्योंकि वालिद साहब आपके आज़म खान साहब जेल में थे, आप उन्हीं के साथ रुके हुए थे। अब यहाँ चुनाव में एक जिम्मेदारी आपकी अपनी, जो कि स्वार विधानसभा, एक शहर की भी आपको उसका पूरा करना है। उससे भी ज़्यादा ये कि आपका मन जो है अभी भी ऐसा लगता है कि जेल में ही है। तो क्या, किस तरीके से करेंगे? देखिए, मैंने एक बात साफ करूं, अगर आज़म खान साहब के लिए कोई आदमी या इंसान या कोई सियासी जमात ये सोचती है कि आज़म खान सिर्फ़ एक फ़र्द का नाम है, एक इंसान का नाम है, तो ये गलतफ़हमी है। आज़म खान एक तहरीक है, जो तहरीक 40 साल से लगातार जारी है और वो तहरीक ना मेरे बढ़ाने से आगे बढ़ेगी ना किसी और के। वो तहरीक लोगों के दिलों में ज़िंदा है और वहीं से आगे बढ़ रही है। और जो लोग 40 साल से आज़म खान साहब के साथ चल रहे हैं, मेरे ख़्याल से मेरे बताने के लायक उनको कुछ भी नहीं है। वो सब मुझसे बड़े हैं, मुझे ही उल्टा सिखाते हैं। और अगर शहर विधानसभा की हम बात करें तो नतीजा आपको सब साफ़ कर देंगे और आप बखूबी वाकिफ़ भी हैं इससे। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव है, ये चुनाव में आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके पूरे प्रदेश के ऊपर आप मतलब एक स्टार कैंपेनर भी हैं जी पार्टी के, तो वहाँ की कैसे जिम्मेदारी उठाएंगे और जगहों की? देखिए, जेल जब गए थे तो कभी पूरे ख़ानदान में कोई थाने नहीं गया, लेकिन एक वक्त पड़ा तो ऊपर वाले ने उसे बर्दाश्त करने की भी हिम्मत दी। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी आएगी तो ऊपर वाला उसे भी निभाने की हिम्मत देगा और उसे भी निभाया जाएगा। तो ये राजनीति में आपने सोचा था कभी, क्या ऐसा भी दौर आ सकता है कि जो आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में तो किसी परिवार के साथ
ऐसी नाइंसाफ़ी या ऐसा बदला नहीं लिया गया और ना उसकी कोई दूसरी मिसाल मिलती है। हाँ, ये ज़रूर देखा गया कि लोगों ने राजनीतिक रंजिश के लिए किसी को 2-4 दिन के लिए जेल भेज दिया हो, लेकिन हाँ, ऐसी राजनीतिक रंजिश जिसमें कोविड पॉजिटिव इंसान को 9 दिन तक इलाज से महरूम रखा जाए और जब उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ जाए तो उसको सिर्फ इसलिए इलाज के लिए भेजा जाए ताकि अगर इन्हें कुछ भी होना है तो जेल के कंपाउंड के बाहर हो। और अस्पताल में भी सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो हर चौथे दिन अस्पताल के डॉक्टर्स को फ़ोन किया करते थे और ये कहते थे कि कब डिस्चार्ज करोगे, कब डिस्चार्ज करोगे। और ज़बरदस्ती एक इंसान को, एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को, जिसको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी थी, आफ्टर इफ़ेक्ट थे जिसे लॉन्ग कोविड के बाद होते हैं, उसके बाद जबरन डिस्चार्ज कराया गया मेदांता से और उसका अंजाम ये हुआ कि 8 दिन बाद दोबारा भर्ती कराना पड़ा। तो मेरे ख़्याल से इतनी इंसानियत और इतनी एक दूसरे के लिए दिल में होना चाहिए कि हम ठीक है किसी से राजनीतिक द्वेष रखें या कोई अगर हमारी राजनीतिक विचारधारा से हमारी विचारधारा से सहमत ना हो तो ऐसा ना करें कि उसके परिवार को ख़त्म करने की ठान लें, या अगर हम किसी परिवार को या किसी फ़र्द को हरा नहीं पा रहे हैं तो फिर उसका इलाज ये है कि उसे मार दिया जाए। मेरे ख़्याल से राजनीति में ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आप बाहर आए हैं 23 महीने की एक लंबी अवधि के बाद जी, कई नई तरह की आवाज़ें आपको सुनने को मिली होंगी, शायद वहाँ पर भी खबरें मिली होंगी कि जो गैर कानूनी तौर पे कुछ धर्म संसद के नाम पे ऐसी आवाज़ें निकाली जा रही हैं, मार दो, काट दो। देखिए मैं एक बात कहूँ आपसे, देश को मोहब्बत चाहिए, नफ़रत नहीं चाहिए। तरक्की, विकास सिर्फ मोहब्बत से हासिल हो सकता है, प्यार से हासिल हो सकता है, नफ़रत से नहीं हो सकता। और इस चुनाव में ना मुद्दा नफ़रत है, इस चुनाव में मुद्दा मोहब्बत है, रोज़गार है, महंगाई है, किसान है। वो 700 किसानों की शहादत है जो दिल्ली की सर्द रातों में सरहदों पर दिल्ली की डामर की सड़कों पर सोते हुए जिनकी मौत हो गई। मेरे ख़्याल से चुनाव इस बात पर होना चाहिए, चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि जो लाशें गंगा में बहीं वो किसकी नाकामी थी। मेरे ख़्याल से चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में या पूरे मुल्क में कितने लोग मरे थे। मेरे ख़्याल से चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि जो 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने को कहा गया था उसका क्या हुआ। मेरे ख़्याल से चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि जो बीजेपी के बहुत से नेता कहा करते थे कि 35 से 40 रुपए पेट्रोल और डीज़ल मिलेगा, उस वादे का क्या हुआ। सवालात बहुत हैं, बेरोज़गारी सवाल है, महंगाई सवाल है। सरकार अगर इन बातों का जवाब देगी तो बहुत बेहतर होगा। मेरे ख़्याल से बाकी मुद्दों की अभी कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन समाज और पूरा देश अब मेरे ख़्याल से नफ़रत को नकार चुका है और मोहब्बत को अपना चुका है। नतीजों को लेकर क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है और बहुत पुरुम्मीद है। और आप भी देखेंगे 10 मार्च को कुछ ऐसा होगा जिससे पूरे देश को एक नया रास्ता मिलेगा। पूरा देश देखेगा कि एक मोहब्बत की विचारधारा जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, जो हर इंसान की हिफाजत और मोहब्बत चाहती है, वो विचारधारा जीतेगी। और जिन लोगों ने नौजवानों का, बेरोज़गारों का और जिन्होंने लखीमपुर में बेगुनाह किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई है, उस विचारधारा के लोग हारेंगे और समाजवादी विचारधारा के लोग जीतेंगे। ये थे अब्दुल्ला आज़म खान साहब जिनकी आपने बातें सुनी। ये आवाज़ सबसे पहले 2014 के आम चुनाव में लोगों को सुनने को मिली थी, जब इनके वालिद मोहम्मद आज़म खान साहब पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई थी और अचानक ही उनकी आवाज़ बनकर ये स्टेज पर आए थे। आपने सुना कि वो ये चाहते हैं कि इस चुनाव में कम से कम नफ़रत नहीं, मोहब्बतें बरसें और नतीजे भी मोहब्बतों के हक़ में आएँ। रामपुर से समाचार प्लस के लिए तमकीन फयाज़।